लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय बेदीनाथ होए हेत मोरा। जय बेदीनाथ होए हेत मोरा। करऊं सुबेगी दासु मैं तोरा। बंदं गुरुपद पदुम परागा। बंदं गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरसयानुरागा। अमीय मोरेमय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारु। बंदं गुरुपद पदुम परागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन। जितने भी अति सम्मानित शिक्षक अभिभावक और प्राचार्यगण हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी के प्रति सस्नेह अभिवादन नमस्कार। और जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो 2023 के एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं उन सभी को ढेरों आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद। जितना कुछ ये पुण्य प्रताप यहाँ है सब आपका है मेरे दोस्त, ले लीजिए और 100 में 100 अचीव कर लीजिए। हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, भगया केवट ना जब राम जी को नदी से पार उतार दिए, गंगा जी जब पार करा दिए, तो भगवान राम ने कहा था कि केवट जी
उतराई ले लीजिए। उतराई क्या थी? पिय हेय के सिय जान निहारे, मन मोदरे मन मोदित उतारी। सीता जी ने राम के हृदय की बात जान ली और अपने हाथ में जो मणि की मुद्रिका पहन रखी थी वो निकाल करके दे दी राम जी की कि राम जी ये केवट भैया को उतराई दे दीजिए। केवट ने कहा ना ना। क्या कहा केवट ने? नाथ नयब कछु चाहिए मोरे। हे नाथ, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। नाथ नयब कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीनदयाल, आपकी कृपा हमको मिल गई, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, फिर आप भी यही कहेंगे, नाथ नयब कछु चाहिए मोरे। आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पे। सभी सम्मानित लोगों का सादर प्रणाम करते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लौटते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं 2023 एग्जामिनेशन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। एक भैया ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, वेबसाइट पे भी चल रही है, कि पर्टिकुलरली अगर हिंदी विषय की तैयारी करनी हो तो वे महत्वपूर्ण सुझाव क्या हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी बड़ी खुराफाती भाषा है, खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी में फेल तो सब में फेल। यानी बाकी विषयों में आप 100 में 100 पा गए, यदि हिंदी गड़बड़ा गई तो सारे गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए यह सुझाव बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और इसी वीडियो के अंतिम सत्र में हम किस पर चर्चा करेंगे? क्या पढ़ लें। इसको द बन गया, ये ढ बनाना था हमको। क्या पढ़ लें कितने दिनों में? 10 दिनों में। अगर हमारे पास मात्र 10 दिन हैं तो 10 दिन में क्या पढ़ लें, इस पर भी चर्चा अभी इसी वीडियो के अगले भाग में करेंगे। ये जो चल रहा है अभी आपके सामने, ये लाइव सेशन नहीं है, ये प्रीमियर है, क्योंकि आज रविवार को मैं कहीं बाहर रहता हूं। फिलहाल मेरी एंगेजमेंट दूसरी जगह रहती है, आज रविवार को मैं एक जगह जाता हूं। हाँ, वहां पे भी आप ही के जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके लिए 2-2.5 घंटे का समय मुझे देना होता है। फिर भी मैं आज वहां निकलने के पहले वीडियो मॉर्निंग हाउस में रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये आपको मिलेगा। ग्रेट। तो आज का जो ये सेशन जा रहा है, इस सेशन में शुरुआत के पहले आधे भाग में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक, और दूसरे आधे भाग में हम लोग इसको देखेंगे कि 10 दिन में क्या पढ़ लें कि हमारे 90 प्लस आ जाएं। यही चाहिए ना हमको, 90 प्लस आने चाहिए हिंदी में। तो ये 90 प्लस 10 दिन में भी आ सकते हैं दोस्तों, ये रविकांत सर की गारंटी है। बस आपको ये पता लगा लेना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक। पूरी किताब नहीं पढ़नी, पूरा व्याकरण नहीं पढ़ना, पूरी कथा भारती नहीं पढ़नी, पूरा खंड काव्य नहीं पढ़ना। केवल मैं जो बताऊंगा उतना ही पढ़ लेना है और आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, ये जो मैं बता रहा हूं क्या पढ़ ले कि 10 दिन में 90% आ जाए, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप उसी नाम से चलता है जिस नाम से आपका यूट्यूब चलता है। जिस नाम से आपका यूट्यूब चलता है उसी नाम से आपका ऐप भी है। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद 300 रुपए का पेमेंट है। इस पेमेंट को करके ये सारी पीडीएफ पा सकते हैं जो 10 दिन में ही आपको 90 प्लस पहुंचा देगी। ये रविकांत सर का वादा है। और जो लोग भी रविकांत सर के साथ पिछले 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं उन्हें यह भरोसा होगा, और मैं बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं कि अभी प्री बोर्ड जिन बच्चों ने दिया है और जो बच्चे मेरे ऐप पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि 1 जनवरी को मैंने ऐप लॉन्च कर दिया था, 1 जनवरी से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी ऐप का पीडीएफ पढ़े हैं, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं प्री बोर्ड में उनके अच्छे अंक आएंगे। 80 से कम तो किसी हाल में नहीं आएंगे अगर वो केवल ऐप पढ़े हैं तो, और थोड़ा बहुत अपना पढ़ लेंगे तो ये 90 प्लस कहीं गया नहीं है,
तो दोस्तों ये जो दूसरे सेशन में बताने वाला हूं कि क्या पहले कि 10 दिन में आपके 90 प्लस आ जाएं, तो इसके लिए आपको ये चीज चाहिए होगी। ये आप गूगल प्ले स्टोर पर से फटाक से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वे बच्चे, खास करके ये उनके लिए है जो IIT, जेईई, जैम या एम्स वगैरह या नीट की तैयारी कर रहे थे, जिनको ये दिक्कत हो गई है कि उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी, 10 दिन में करना चाहते हैं तो 10 दिन में यहां से कर सकते हैं। प्रचार हो गया, चलते अपने कंटेंट पे। ये हमारा कंटेंट है कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए बोर्ड ने ये महत्वपूर्ण सुझाव हमको प्रेषित किए हैं। ओके, तो आइए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। ये जो बोर्ड के हमारे महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, इसमें पहला सुझाव ये बता रहे हैं, सावधानी पूर्वक समझिएगा, कि हिंदी विषय में, जी हां दोस्तों, ये सुझाव हिंदी विषय के लिए काम तो कर ही रहा है, लेकिन मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के। अब एज इट इज मत करिएगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है हिंदी विषय में, तो ये नियमावली बाकी विषयों पे भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन उन विषय के अनुसार थोड़ा बहुत आमूलचूल आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदी विषय में आपको क्या मिलेगा? गद्य, आपको मिलेगा पद्य, आपको मिलेगा कथा साहित्य, आपको मिलेगा संस्कृत खंड, आपको मिलेगा व्याकरण, आपको मिलेगा काव्य सौंदर्य, आपको मिलेंगे खंड काव्य, आपको मिलेंगे निबंध, इसके अलावा पत्रलेखन। बहुत वास्ट और बहुत ही मतलब डाइवर्स सिलेबस है हिंदी का। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताऊं कि जो भी बच्चे अभी तक पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचे होंगे ना, जिन लोगों ने हिंदी अभी आज तक टच नहीं की और चाहते हैं परीक्षा के 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 5 दिन पहले, 24 घंटा पहले हिंदी पढ़ के निकाल ले जाएंगे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैथमेटिक्स से भी ज्यादा कहीं टफ है आपकी हिंदी। इसलिए रविकांत सर की बात पे भरोसा करिए, और रविकांत सर जैसे तमाम सारे जो शिक्षक बंधु हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं, उन सबके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। उनकी बात मानिए, अपने विद्यालय के जो शिक्षक होंगे उनकी भी बात मानिएगा, माता पिता की बात मानिएगा, वरना केवल अकेले हिंदी आपको डुबाने में पर्याप्त है। हिंदी विषय में परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समय का उचित प्रबंधन। समय का उचित प्रबंधन, मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न के आगे अंक लिखे होंगे कि यह प्रश्न कुल कितने अंक का है। 2 अंक के प्रश्न को 2 लाइन से लेकर के अधिकतम 4 लाइन, 4 अंक के प्रश्न को 4 लाइन से लेकर के 6 लाइन, 6 अंक के प्रश्न को 6 लाइन से लेकर के 10 लाइन, यदि 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 से लेकर 15 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। यदि इससे ज्यादा उसको समय देंगे तो बाकी प्रश्नों के लिए समय कम पड़ जाएगा। तो ये हो गया समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन कैसे करेंगे कि जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमको 7वां प्रश्न पहले आ रहा है, पहला वाला नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो दोस्तों, रविकांत मंत्र पाठी का ये गुरु मंत्र कह लीजिए या आज के सेशन की पहली स्पेशलिटी कह लीजिए, जो प्रश्न आपको आ रहा है प्रश्न का सही क्रमांक डाल करके वही प्रश्न सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, ताकि परीक्षक पे अच्छा प्रभाव पड़े कि हां ये बंदा टैलेंटेड है। नोट करिएगा, कभी इस चिंता में मत पड़िएगा कि प्रश्नों का क्रम बदलने से हमारा मामला बिगड़ जाएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा होगा वही प्रश्न सबसे पहले करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अभी ये कह रहे हैं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए जो समय का प्रबंधन है, ये परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे इनका स्टेटमेंट है कि आज जब परीक्षा 10 दिन बची हुई है, आज 5 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं और 16 तारीख को हम लोग परीक्षा में बैठने वाले हैं, एग्जैक्ट 10 दिन है गिन करके। तो समय का उचित प्रबंधन करके जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसकी एकाग्रता पूर्वक, एकदम फोकस्ड हो करके पुनरावृत्ति करें। और रविकांत सर आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे होंगे, जो लोग भी पिछले 6 महीने से मेरे साथ जुड़े हैं, क्यों, माही हैं, राजकरण लोधी जी हैं, छवि हैं, निधि हैं, जिन लोग का नाम मैं जान पा रहा हूं, दुर्गेश मौर्य जी हैं, बहुत सारे बच्चों का जिनका मैं नाम जानता हूं, सूरज बाबू हैं, इन सभी लोग फोकस करिएगा। जो लोग पिछले 6-7 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मत सोचिएगा मैंने किसी का नाम नहीं लिया, दीपिका वार्ष्णेय वगैरह सब लोग मेरे बहुत अजीज हैं और आप लोगों ने ही मुझे सिखाया है पढ़ाना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि जब रविकांत सर का वीडियो देखने बैठिए तो एग्जैक्टली ये बोर्ड पे चल रहा होता है। आप ही लोगों के लिए मैंने ये बोर्ड खरीदा, जबकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि भाई ये बोर्ड अफोर्ड कर सकूं, बट सिर्फ आप लोगों के प्रेम की वजह से मैंने ये बोर्ड खरीदा। बोर्ड पे सब कुछ दिखता रहता है, लेकिन मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ना कि किताब खोल के बैठिए। क्यों करता हूं, ताकि जब मैं यहां किसी कठिन शब्द का अर्थ बताऊं तो उसको आप अपनी किताब में पेंसिल से लिख लीजिए, बाद में कॉपी पे उतार के उसको मिटा दीजिए, नोट्स जरूर बनाइए।
तो कह रहे हैं कि रटना नहीं, भली भांति समझ कर पढ़ें। अभी आज सुबह मैं ऐसे ही सुबह अपने YouTube के कमेंट्स को देख रहा था, जो आप लोग भेजते रहते हैं, मैं अक्सर देखता हूं, उससे बहुत कुछ मुझे अपने आप में चेंज करने का मौका मिलता है, और बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। आप ही लोगों ने सिखाया है मुझे पढ़ाना, और इस बात का श्रेय मैं आपको अगर दे रहा हूं तो इसको स्वीकार करिए। इस पर ऐसा मत कहिएगा नहीं नहीं सर आप तो ऐसे करते हैं, आप बड़े महान हैं तो ऐसे करते हैं, ना, आप ही ने सिखाया है इस बंदे को पढ़ाना। मुझे पढ़ाने नहीं आता था, और खास कर कैमरा पे तो मैं बहुत ज़्यादा असहज हो जाता था। सिर्फ आप लोगों ने सिखाया है, और इसको जो मैंने सीखा है उसके आधार पे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सुबह एक कमेंट था कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते बहुत डीप में चले जाते हैं, यदि आपका वीडियो VA और MA के बच्चे देखें तो उनको ही फायदा होगा। एक बहुत सारे बच्चे जिनके हमारे जो इंटर के जो वीडियोज़ हैं ना वो BA और MA के सिलेबस में है, वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारे BA का भी सिलेबस पढ़ा दीजिए। तो देखो मैं क्यों डीप में चला जाता हूं, इसलिए चला जाता हूं क्योंकि भली भांति समझ कर पढ़ा जाए। रटन्तु विद्या घटन्तु बुद्धि, रटी हुई विद्या कुछ ही समय तक रहती है, लेकिन समझी हुई विद्या जीवन भर रहती है। इसलिए किसी भी विषय को रटने के बजाय भली भांति समझ कर पढ़े। दूसरा इनका जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो काव्य है उसका अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व मैं बार बार बताता हूं, रस छंद अलंकार, इस पे मैंने अभी कुछ दिन पहले 2 वीडियोस बैक टू बैक बनाए। रस छंद अलंकार, इस पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि रस छंद अलंकार ये तीनों कविता की वो आत्माएं हैं। आपके हृदय में, आपके फेफड़े में और आपके किडनी में यह ताकत होती है कि आपके शरीर को चलावे। फेफड़ा खराब हुआ सांस नहीं ले पाएंगे, हार्ट खराब हुआ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और किडनी खराब हुई फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा आपके शरीर का और आपकी डेथ हो जाएगी। ये तीनों क्रॉनिक डिजीज हैं, लंग्स की डिजीज, हार्ट की डिजीज और किडनी की, बिल्कुल वैसे ही है लंग्स, हार्ट और किडनी, ये तीनों है कविता की। इन तीनों में से कोई एक खराब हुआ कविता मर जाएगी। इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, इसको रेखांकित करिए और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करिए। 10 दिन के अंदर आपको बस यही काम करना है। ये जो अगला 10 दिन बचा है, इस समय आपको रस छंद अलंकार, अपनी कविता को पढ़िए, रविकांत सर का वीडियो देखिए, और कविता में जहां भी इस टाइप के रस आए हों, जहां भी छंद आए हों, जहां भी अलंकार आए हों, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए, जैसे मैंने अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करके उसको नीचे खींच करके लिख दीजिए यहां पे ये अलंकार है, यहां पे यह रस है, यहां पे ये वाला छंद है, उसको अंडरलाइन करके नोट करिए। तीसरे बिंदु पे पहुंचते हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि गद्य के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं तो लेखकों की जो रचनाएं हैं ये क्या करती हैं, ये सिर्फ जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में काम नहीं आता, इसका काम MCQ में भी आता है। क्यों? सही बात है ना, MCQ में भी आता है। तो इनको कहना है प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझिए, सारांश, उद्देश्य और भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करिए, न कि केवल रविकांत सर को सुनने का। एक भैया भी कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी वीडियो सुनता हूं तो सुनता ही रह जाता हूं, इतना मस्त आप पढ़ाते हैं कि मैं उसी में खो जाता हूं। क्षमा करना मेरे मित्र, मत खो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कहां गए। रविकांत सर जो पढ़ा रहे हैं उसको आप याद करो, अपने पास मुट्ठी में पकड़ के रखो, खो मत। खोने का समय नहीं है, अभी खोने का समय आएगा। बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगी, 3 महीना रहेगा अगली तैयारी करने के लिए, फिर रविकांत सर का वीडियो देख देख के खो लीजिएगा। जितना मजा आएगा सब मजा ले लीजिएगा, अभी मजा का समय नहीं है। अभी 10 दिन जो बचा है एकदम सीरियस हो जाइए, सब देश दुनिया मोह माया के बंधन को त्याग करके कमरे में पैक हो जाइए मेरे दोस्त। बस ये जिंदगी की अंतिम पढ़ाई है और यही जिंदगी की अंतिम परीक्षा है। आज के बाद कोई न तो रिश्तेदार और न कोई आपका पटीदार, न कोई माता पिता आपका उंगली पकड़ के पढ़ाने आएगा। उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाओगे। इंटर के बाद 10 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो। मैं जिंदगी की जो अंतिम लड़ाई है ना उसको लड़ने की बात कर रहा हूं। इसके बाद आप विजेता बन के जब निकलोगे तो पूरी दुनिया में आपकी जय जयकार होगी। संस्कृत खंड की बात करते हैं, बहुत मुश्किल मामला है। क्योंकि संस्कृत से हमारा रिलेशन ही नहीं रहा। हम संस्कृत को बहुत ही लाइटली लेते रहे और दूसरे शब्दों में कहें कि संस्कृत से हमारा कोई अपना खुद का रिलेशन रहा नहीं। क्यों? मामला सही है। संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को कंठस्थ कर लें। बड़े बड़े जो शब्द आते हैं, अब मैंने पढ़ा दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आपको बता रहा हूं।
व्यतिषजति पदार्थांतर कोऽपि हेतुः खलु बहिरूपान् प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति पतंगस्योदय पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। पढ़ तो दिया मैंने, अच्छा लगा पढ़ने में, लेकिन क्या व्यतिषजति का अर्थ हमको पता है? व्यतिषजत का मतलब होता है मिक्स करना। अब आप बताओ, संश्रयन्ते स्थापित होती है, इस तरह के शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। हमारे वीडियोस को देखिएगा और वीडियोस को देखने के बाद जो महत्वपूर्ण अर्थ निकले पेंसिल से लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि उस समय संधि कौन सी है। मैं संधि को कई बार देखे होंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं। यथैव उपकरणवताम, यथा एव उपकरणवताम, शब्द को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, उलूकस्याभिषेचनम, उलूकस्य अभिषेचनम, इस तरह के संधि को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तब जाके अर्थ समझ में आएगा। धातु रूप और शब्द रूप, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठाम, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, पठेत पठेताम पठेयुः, ये सब याद करना पड़ेगा। ये नहीं याद अगर हुआ तो फिर वहां पे जब पूछेगा तो फिर अगल बगल झांकने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। शब्द रूप की बात करेंगे, हमारे पास आत्मन और नामन के शब्द रूप आते हैं, सिर्फ 2 ही आते हैं, रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। विभक्ति परिचय मैंने बहुत ही शानदार वीडियो इस पे बनाया हुआ है। हाँ, अभिता परिता सहा प्रतियोगे, नहीं, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, ये सब क्या है? हाँ, अपादाने पंचमी, ये सब क्या है? षष्ठी शेते, ये सब सूत्र हैं जो साहित्यिक हिंदी के बच्चे उनसे पूछा जाता है, उसको याद कर लीजिएगा। समास, ये सबके जो नियम हैं और परिभाषा भली भांति समझ लीजिए। सबका वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे, जिनको जो सर्च करना है आपको करने का उपाय कुछ नहीं है, आपको कहीं पैनिक नहीं होना है। इसमें से कोई चीज अप्रॉक्स, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको विभक्ति पढ़ना है, मैंने बोल दिया अभिधा परिता हत्मा अनिक्सा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया। लो भाई, पादेन खंजः, यानी कैसे पता चलेगा पादेन खंजः का क्या होगा? तो क्या होगा? येनांग विकारः, ये सूत्र है। अब येनांग विकारः मतलब अंग में जब विकार होता है तो तृतीया होती है, तो पादेन खंजा में तृतीया लगेगी। लेकिन कैसे पता? हमने तो बता दिया, क्यों? क्योंकि रविकांत सर को तो याद है, अभी आपको याद है नहीं। तो अभी आपको सपोज करिए कि विभक्ति सबसे कठिन मामला है। अगर विभक्ति आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है विभक्ति, और विभक्ति के बाद एक स्पेस देके लिख देना है रविकांत। अगर तुरंत न आए तो बताइएगा। विभक्ति रविकांत, समास रविकांत, संधि रविकांत, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा, और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं कि हल प्रश्न पत्र को हल करते समय सबसे बड़ी अशुद्धि व्याकरण एवं वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, वर्तनी का मतलब स्पेलिंग। एक भैया हमसे स्पेलिंग बताए, निर्माण, उन्होंने लिखा, हमने पढ़ा निमावण, हम पढ़ ही नहीं पाई, क्या पढ़े इसको? अब ये निर्माण लिखा है केवल इतने की वजह से वर्तनी, ये वर्तनी का मामला है। स्पेलिंग गलत हो गई। क्यों गलत हो गई भाई? गलत इस वजह से हो गई क्योंकि हमें ये काम नहीं करना था। हमें जो काम करना था वो क्या था? हमें जो लगाना था वो यहां लगाना था, निर्माण, और लगा कहां दिया हमने? वहां पे। ये वर्तनी का मामला है, स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग का मिस्टेक भी हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। शब्द रचना के तत्व में आ जाइए। शब्द रचना के तत्व में क्या मिलेंगे? लोकोक्तियां एवं मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम परिभाषा को भली भांति समझ लीजिए। ये सब कुछ हमारे इसी चैनल पे उपलब्ध है। करना वही काम है। जैसे तत्सम सोचना है तो तत्सम स्पेस रविकांत, तत्सम रविकांत सर्च करिएगा, खट से मिलेगा।
जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे, अशुद्धि न होने पाए। गद्यांशों पर आधारित उत्तर, पद्यांशों पर आधारित उत्तर, सारांश पर आधारित उत्तर, चरित्र चित्रण पर आधारित उत्तर लिखते समय भी कई बार व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धियां नंबर कटवा देती हैं। बचा जाए उससे। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इस पर अभ्यास किया जाए। जितना ज्यादा अभ्यास करें, लिख लिख के करने का प्रयास करिए। इतना ही नहीं, नए शब्द रचना और वाक्य गठन में भी आपको सहायता मिलती है। जब आपको व्याख्या करनी होती है, जब आपको चरित्र चित्रण करना होता है, जब आपको बड़े बड़े वाक्य बनाने पड़ते हैं, तो ये व्याकरण आपका सहयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि परीक्षा के पहले पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हम लोगों ने यहां पे 6 सॉल्व किए हैं इसी चैनल पे, एवं आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। घर पे बैठिए, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, उसको लिखने का प्रयास करिए कि क्या हम उसको 3 घंटे के अंदर लिख ले रहे हैं। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या मामला है। ये सेशन अच्छा जा रहा होगा, बातचीत नहीं हो रही है तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे काम जरूर करिएगा कि क्या हम निर्धारित 3 घंटे के अंदर इस प्रश्न पत्र को पूरा कर ले रहे हैं, क्या कोई प्रश्न हमसे छूट जा रहा है समय के कारण। इन सब पे फोकस करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र को पढ़ लें। कई बार कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अथवा करके दिया हुआ उसको भी लिख देते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है वो भी लिख देंगे। कई बार ऐसा होगा कि कोई एक करना है, 3 को दिया हुआ है, तीनों कर देंगे। इस समय बर्बाद हो जाता है, होता है ना। अब जैसे जीवन परिचय में पूछा है, 3 गद्य लेखकों का नाम दिया है, लिखना है कोई एक। अब कोई भैया अगर प्रश्न पत्र ठीक से नहीं पढ़े, भावावेश में आए और तीनों लिख डाले, अब वही 3 लिखने में इतना समय उनका चला गया कि बाकी पूरा का पूरा पेपर छूट गया और नंबर तो एक ही पे मिलेगा। तो ऐसी गलती हम लोगों से ना हो। प्रश्न पत्र को पूरा पढ़िए। प्रश्न पत्र में जो दिए गए निर्देश हैं, कहां अथवा है, कहां कोई एक है, कहां कोई 3 है, इस तरह के निर्देशों को अच्छी तरह से समझने पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रश्न पत्र पाए, आंख बंद करके लिखना शुरू कर दिए ना। प्रश्न पत्र पाइए, 10 मिनट बर्बाद करिए प्रश्न पत्र पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10 मिनट प्रश्न पत्र पर बर्बाद करना आपका बाकी काफी समय बचा देगा। वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, जिसमें वर्णन करना हो, जैसे चरित्र चित्रण। वर्णनात्मक प्रश्न जैसे सारांश, ये वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। कहते हैं ना कि रश्मिरथी के 3य सर्ग की कथा वस्तु का सारांश लिखिए। अब ये क्या है, ये वर्णनात्मक प्रश्न है। तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखे जाने चाहिए इसके उत्तर। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर कैसे होने चाहिए, जो तथ्यपरक हों और स्पष्ट हों, ताकि परीक्षक को अच्छी तरीके से समझ में आए। और कहते हैं तथा प्रयास करें कि व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हों। बार बार देखिए ये अपने इंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं क्या, कि प्रयास करिए, यहां से पढ़िएगा, प्रयास करिए कि व्याकरण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हो। क्योंकि हिंदी में हम लोगों को काटने का मौका अगर कहीं मिलता है तो व्याकरण में ही कटता है। सबसे ज्यादा नंबर अगर हिंदी वाले कहीं काटते हैं तो या तो व्याकरण में काटेंगे, नहीं तो स्पेलिंग में काटेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं, मैं इस उदाहरण को सामने रखता हूं कि इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसी प्रकार से इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। दिन का मतलब होता है दिवस, डे यानी दिवस, और इस दिन का मतलब क्या होता है, गरीब। अब अर्थ ले लीजिए। आपको तो लग रहा है भाई हमने क्या किया, तो मात्रा ही तो गलत किया है, लेकिन नहीं, आपके मात्रा गलत करने से आंसर बदल गया। अब देख लीजिए,
अब अपने आपने केवल एक मात्रा बदला और टोटल का टोटल मैटर ही बदल गया। बड़ी की मात्रा लगाया तो उसका मतलब निकलेगा गरीब, और छोटी का मात्रा लगाया उसका मतलब निकलेगा दिवस। उसी प्रकार से कुल जब लिखेंगे तो कुल का मतलब होता है क्या? संपूर्ण। कुल का मतलब होता है परिवार भी, दोनों होता है। कुल का मतलब संपूर्ण या परिवार, वहीं पे कुल का मतलब होता है किनारा, रिवर बैंक। अब आप सोचिए कि हम तो केवल एक मात्रा ही नहीं, अरे यार छोटा बड़ा में होता क्या है। बहुत सारे बच्चे हम लोग जहां पे ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, कापियां चेक करते हैं, बहुत गलतियां निकलती हैं मात्राओं की। नहीं सोचिए, एक मात्रा की गलती ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। जहां पे आपकी बात का मतलब संपूर्ण से लगना था, जिस समय आपकी बात का मतलब परिवार से लगना था, उस समय आपकी बात का मतलब निकल गया किनारा। अब आप बताओ नंबर कटेगा कि बचेगा? कहिए, कटेगा नंबर ना। उसी प्रकार से यदि हमको बताना था दिवस वाला दिन और हमने लिख दिया दीन और उसका मतलब हो गया गरीब, तो नंबर नहीं कटेगा? बोलिए, कटेगा कि नहीं कटेगा? अब इसी वजह से कह रहे हैं कि व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हो, इसको जरूर बचाइएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी के मास्टर यही एक तो ऐसी जगह है जिस पर सबसे ज्यादा कैंची चलाते हैं। अगर यहां आप बचा ले गए तो फिर मैं बता रहा हूं कि आपके नंबर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आइए आगे बात करते हैं। लेखक और कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। आपको याद होगा पिछले 3 दिनों में 3 गद्य लेखों का जब मैंने पढ़ाया है ना, तो आपकी जो किताब है उस किताब के किनारे कोने में ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो जैसे कवि का नाम ऊपर और उसके बारे में इनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, रचनाएं और मृत्यु, इतनी चीजों का एक रफ वर्क कर लीजिए किनारे, फ्लो चार्ट बना लीजिए और फिर एक एक लाइन को एक एक लाइन में डिटेल करके लिख दीजिए। ये फ्लो चार्ट अगर आपके पास ध्यान में रहेगा तो ये एक तरह का हेडिंग का काम करेगा, जो आपको भाषा शैली बनाने में सपोर्ट करेगा और आप बेहतर तरीके से जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख पाएंगे। तो ये तरीका जान लीजिए। आपकी किताब में कोने पे दिया हुआ है कि हर लेखक का जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, भाषा शैली, रचनाएं और मृत्यु, इतना याद कर लेंगे ना तो कुछ तो दाहिने बाएं से बना करके लिख लेंगे। जैसे कुछ कॉमन लाइनें मैं बता देता हूं। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने वाले बच्चे ध्यानपूर्वक सुन लें कि इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, इनको स्वाध्याय से विशेष लगाव था, स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये सब क्या है? ये कॉमन लाइन है, सब में यूज हो जाती हैं। समझ में आई बात? बचपन से ही ये प्रखर बुद्धि थे, ये क्या है? ये भी एक कॉमन लाइन है, चल जाएगा। समझ में आई बात? अगर किसी का जन्म सन 1920 में हुआ हो और उसका मृत्यु अगर 1970-80 के आसपास हुई हो तो उसको बहुत आसानी से एक लाइन जोड़ सकते हैं कि साहित्य लेखन करते करते महात्मा गांधी से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। लगा दो यार एक लाइन। ये इस तरह के कुछ कॉमन चीजें हैं जो सबके में काम कर जाती हैं। इसलिए अगर ये कंटेंट आपको याद है तो थोड़ा बहुत भाषा शैली बना करके आप किसी का भी जीवन परिचय बहुत आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट फिर आ गया। उत्तर लिखते समय ये जो देखिए मैं बहुत पहले बताया था, ये टिप्स बाद में आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये रविकांत सर बार बार कहते हैं कि उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा, यानी उत्तर के सामने, यानी जो प्रश्न आपके सामने प्रश्न पत्र में आया है उसके सामने जो अंक लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली ही उत्तर लिखें कि यह प्रश्न अगर 2 अंक का है तो इसका उत्तर 2 पंक्ति में होना चाहिए। अमुक प्रश्न अगर 7 अंक का है तो उसका उत्तर न्यूनतम 7 लाइन में होना चाहिए। यदि प्रश्न हमारा 9 नंबर का है, जैसे निबंध है, तो कम से कम 9 लाइन और अधिक से अधिक 18 लाइन। ये ऐसे करके लिखने का अभ्यास करना चाहिए। पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार पढ़ करके, जो अभी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न में 3 दिन से करा रहा था ना, क्या कह रहे हैं ये? 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ लें। ये नहीं कह रहा 1 से अधिक बार पढ़ लें, 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ लें। इंफेसाइज कर रहे हैं, अवश्य कम से कम 2 बार पढ़िएगा और अच्छी तरह समझ करके ही उत्तर लिखना प्रारंभ करिएगा।
उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों जैसे विराम चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम, कहां पे कॉमा मारना है, कहां पे फुल स्टॉप मारना है, इसका सावधानी पूर्वक पालन करना है। प्रश्न पत्र में जो प्रार्थना पत्र आता है, ध्यान रखिएगा साहित्यिक हिंदी में नहीं आता, केवल सामान्य हिंदी में आता है। प्रश्न पत्र में अगर प्रार्थना पत्र दिया गया है तो पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ और पत्र को संक्षिप्त शब्दों में लिखें, कम शब्दों में लिखना चाहिए। पत्र का जो अंक मिलता है वो पत्र में कितना भरे हैं इससे नहीं मिलता, किस तरीके से लिखे हैं इस पर मिलता है। पत्र लेखन की जो शैली होती है ना, उस शैली पे अंक मिलता है। ध्यान रखिएगा, पत्र लेखन अकेले 7 नंबर का मामला है, बड़ा प्रश्न है। तो पत्र लेखन के जो अंक हैं वो पत्र की शैली पर निर्भर करते हैं, न कि पत्र के कंटेंट पे। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट भरने का प्रयास नहीं करना, प्रयास करना है कि प्रश्न पत्र लिखने की वो क्षमा चाहूँगा, जो प्रार्थना पत्र दिया गया है औपचारिक, उस पत्र को लिखने का तरीका कैसा है उस पर नंबर मिलता है। निबंध हमारे प्रश्न पत्र का सबसे बड़ा प्रश्न है, 9 अंक का अकेले आता है। निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं उपसंहार। निबंध लिखते समय विचार कैसे हो, क्रमबद्ध हो, भाषा शैली कैसी हो, सर्वग्राह्य हो, लोगों को आसानी से समझ में आवे, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें, तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। यदि उसने पूछा है आतंकवाद पे तो आप हिंदू मुस्लिम न लिखें, आप आतंकवाद ही लिखें। यदि उसने क्रिकेट पर पूछा है तो हॉकी के बारे में चर्चा न करें, इसका ध्यान रखें, भटकाव की तरफ न जाएं। जो निबंध का विषय है निबंध के विषय पे रहें। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। शब्द सीमा कितना, 80 शब्दों में कहता है, यानी 8 लाइन। 9 नंबर का प्रश्न है, 9 लाइन, इससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा जाने का सीधा सा मतलब है कि दूसरे प्रश्नों का समय आप खा रहे हैं। विचारों की क्रमबद्धता, यानी शब्द और वाक्य एक दूसरे से गुथे हुए हों, आसानी से समझ में आ रहे हों, तो ये सारी चीजें। रही बात निबंध, चूंकि सबसे बड़ा है इसलिए आप एक काम करिएगा, बाकी कोई वीडियो देखिएगा न देखिएगा, लेकिन निबंध रविकांत जरूर सर्च कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि निबंध जो है ना वो आपके प्रश्न पत्र का सबसे बड़ा प्रश्न है और ये कुल 9 अंक का है। 9 अंक का मामला है, एक ही जगह आपको कॉमुलेटिव 9 नंबर्स मिल सकते हैं, इसलिए निबंध का वीडियो जरूर देख लेगा, ये पहले से बना हुआ है। जो लोग ऐप पर हैं उन्हें पता है 20 निबंध लिखा, 8 निबंध, सॉरी 20 कह रहा हूं, 8 निबंध लिखा हुआ और 4 निबंध का टॉपिक मैंने वहां पे दे रखा है, 12 निबंध। आप वो तैयार कर लेंगे, उसी 12 में से आएगा, कोई ना कोई लिखना होगा। आपको निबंध के लिए भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, लिखना कोई एक होगा। तो जो लोग भी ऐप लिए हुए हैं, जो भी थोड़े पहले मैं बता रहा था, गूगल प्ले स्टोर से आपको रविकांत त्रिपाठी डाउनलोड कर लेना चाहिए। उस पर जो पीडीएफ पड़ी हुई है उसमें निबंध का जो मैंने दिया है, 8 निबंध मैंने लिख के दिया है और 4 के और दिए हैं मैंने स्पेशल। आप उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूं उसी में से आएगा। संस्कृत खंड पर अगर बात करें तो संस्कृत खंड पर आधारित जो अवतरण है उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यही पूछता है ना। 2 अंक का संदर्भ और 3 अंक का अनुवाद, 5 अंक पूछता है। वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। बहुत सारे बच्चे तो जान ही नहीं पाते कि हमारे जिले में खंड काव्य कौन सा चलता है। जैसे हमारे देवरिया के लिए रश्मिरथ ही चलता है, देवरिया के बच्चे सिर्फ रश्मिरथ ही पढ़ते हैं, वो आलोक वृत्त और सत्य की जीत नहीं पढ़ते। इसी प्रकार अलग अलग जनपदों में अलग अलग प्रकार के खंड काव्य होते हैं, वे अपने जनपदों का अलग अलग अपना खंड काव्य पढ़ते हैं। उस खंड काव्य को आप लोग तय कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि कौन सा खंड काव्य आपके जिले के लिए संचालित होता है। आप अपने खंड काव्य को पढ़िएगा। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा देख भी लेता हूं, क्या पता मेरे पास इमेज पड़ी हो, अगर हो तो मैं एक बार फिर से आपको फोकस कर देता हूं। लाइन पे रहिए, मैं देखता हूं, शायद पड़ी हो, नहीं पड़ी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैं देखता हूं, लाइन पे रहिए, चेक कर रहा हूं।
शायद दिख नहीं रहा है। फॉर अ मिनट, 1 मिनट, हमको लगता है ये PDF में हो सकता है। 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं वो भी देखता हूँ, क्या पता मिल जाए। हाँ 101 हिंदी, 5 जनवरी तो पेपर होगा 102। ये भी पेपर ही हमको लगता है, इसमें भी नहीं होगा। आपको नहीं मिलता ना तो UPMSP पे देख लीजिएगा, या हमारे पास कई सारे हमने उसमें पढ़ाया होगा। मैं देखता हूँ शायद ये क्या, हाँ ये रहा, मिल गया। ये देख लीजिए, आपके जिले के जो खंड काव्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो टॉपिक मैं बता रहा था ना कि आपके कि यहां पे थे हम लोग ना, इस पेज पे थे कि अपने जिले के लिए जो निर्धारित खंड काव्य है उसका ध्यान रखिएगा कि जो आपके जिले के लिए निर्धारित है। अब इलाहाबाद के लड़के जो है ना वो शायद आलोक वृत्त पढ़ते हैं, वो रश्मिगति नहीं पढ़ते, और देवरिया वाले रश्मिगति पढ़ते हैं, आलोक वृत्त नहीं पढ़ते। और ये मामला कितने अंक का है? 7 अंक का है। इसलिए मैं कह रहा था इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ये आपके सामने मिल गया है कि पहला है मुक्ति यज्ञ, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर में चलता है। यहां के अलावा वे जिले जो इनसे टूट करके बने होंगे उनके यहां भी यही चल रहा होगा। सत्य की जीत चलता है लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत में। रश्मिरथी, जिसके लेकर रामधारी सिंह दिनकर हैं, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, ये हमारा रश्मिरथी चलता है। आलोक वृत्त कहां चलता है? देखो प्रयागराज, मैंने कहा था ना, इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। त्यागपथी कहां कहां चलता है? आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी। श्रवण कुमार शिव बालक शुक्ल का है, मैं मतलब बहुत ही शानदार खंड काव्य, मैं इसको बड़ा पसंद करता हूं। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर। अब देखिए मामला क्या है कि आपके जिले का नाम नहीं है। अभी हो सकता है कोई भैया मुझे फोन करेगा, कहेगा सर आपने तो अंबेडकर नगर का बताया ही नहीं, है भी नहीं। तो देखो भाई, अंबेडकर नगर फैजाबाद की तहसील थी, अब फैजाबाद से कट के बना है अंबेडकर नगर जिला, इसलिए अंबेडकर नगर में वही खंड काव्य चलेगा जो खंड काव्य अयोध्या में चलता था। समझ में आई बात? यानी फैजाबाद में। ठीक उसी प्रकार से कुशीनगर का कोई बहन फोन करे कि सर आपने तो कुशीनगर का खंड काव्य नहीं बताया, तो देखो कुशीनगर में वही खंड काव्य चलेगा जो देवरिया में चलता, क्योंकि देवरिया से टूट के कुशीनगर बना। इसी प्रकार जो जनपद बाद में कट के बने हैं उनका पेरेंट जनपद अगर इसमें लिखा हुआ है तो बच्चे नोट कर लें, उन्हीं के पेरेंट जनपद के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सा खंड काव्य आपके यहां संचालित होगा। यह बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों के नंबर इस वजह से कट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा वाला खंड काव्य हमें करना है। तो ये जो टिप्स था ना, अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखें, ये बहुत जरूरी काम करिएगा, इसको हवा में न उड़ाइएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, ये वे कंटेंट थे जो मैं आपके लिए बनाया था, ले आया था, इसलिए ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, परीक्षा हाल में अप्लाई करेंगे, तो आपका अंक कोई नहीं काटेगा। और अंत में आते हैं दूसरे सेशन में, जिसमें हमने ये बताया था क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आप याद कर लीजिएगा कि अगर आप गद्य गरिमा नामक पुस्तक से जुड़े हुए हैं, मजबूरी है जुड़ना, गद्य खंड तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें राष्ट्र का स्वरूप ये इंपॉर्टेंट है, और इसी हिसाब से देखा जाए तो ये जीवन परिचय डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अशोक के फूल इंपॉर्टेंट है, और जब अशोक के फूल इंपॉर्टेंट है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार भाषा और आधुनिकता इंपॉर्टेंट है, और जब भाषा और आधुनिकता इंपॉर्टेंट है तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट मिल गए एक, दूसरा इंपॉर्टेंट मिल गए ये, और तीसरे इंपॉर्टेंट मिल गए ये। अब इसके बाद
अगर आपके पास समय बच जाता है और आपको पढ़ने का मन है तो आप प्रगति के मानदंड पे काम कर सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद भी समय बच जाता है तो हमारे गुरुदेव का ये चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये क्रम है। प्राइमरी डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी। सेकेंडरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये गद्य खंड का आपका सिलेबस है। अगर केवल अब आपके पास केवल 10 दिन बचा है तो 10 दिन में आपको काम क्या करना है, ये और ये 3 केवल पढ़ लीजिएगा। मैं बड़ी विनम्रता से बता रहा हूं, आपका काम चल जाएगा। आप बात करेंगे काव्य की तो प्रेम माधुरी। अब ये आप मिला लीजिएगा कि आप साहित्यिक हिंदी के हैं, सामान्य हिंदी के हैं। यहां डिस्कशन करने का समय कम है तो प्रेम माधुरी साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए पहला इंपॉर्टेंट पवन दूतिका है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इंपॉर्टेंट हो गए। कैकेयी का अनुताप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो यूं कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सतर्कता के साथ समझिएगा। और यदि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त भी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद बहुत ज्यादा तो नहीं, काम भर के इंपॉर्टेंट है तो इस पर बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे आ जाइए, यहां पे इंपॉर्टेंट है गीत यानी महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा का जो गीत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सावधानी पूर्वक समझिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय महत्वपूर्ण है। ये अभिनव मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन परिचय में अगर देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर को आप हवा में मत उड़ाइएगा और उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद को ले लीजिएगा। तो जीवन परिचय का अगर मैं मामले में बात करूं तो हो गए राम 2, 3, 4 और 5। ये 5 जीवन परिचय आपको याद कर लेने हैं काव्य से और 3 जीवन परिचय आपको याद कर लेने हैं गद्य से। अगर इतना कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सारी समस्याओं का हल यहां से निकल जाएगा। 5 यहां, 3 वहां, 8 जीवन परिचय याद करेंगे, इसी 8 में से 2 पूछेगा, ये पक्का गारंटी है। और जहां तक रहे कि सर पद्य का कौन कौन सा चैप्टर तैयार करें गद्यांश के पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के लिए, तो आप प्रेम माधुरी तैयार कर लेना भैया, पवन दूतिका तैयार कर लेना, कैकेयी का अनुताप तैयार कर लेना, फिर गीत तैयार कर लेना महादेवी वर्मा का, नॉट जयशंकर प्रसाद का। और इसके बाद अगर समय बच जाए तो आप श्रद्धा मनु भी पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं किया है, और अभिनव मनुष्य पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं किया है। और इसके बाद भी समय बच जाएगा तो जो है सब पढ़ जाइएगा। किसी तरह की कोई आपके ऊपर आपत्ति मेरे तरफ से नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूं, सब पढ़ जाइएगा, लेकिन प्राइमरी लेवल पे ये पढ़ जाइएगा। ओके, अब आ जाते हैं संस्कृत में। संस्कृत में कौन सा महत्वपूर्ण है आपका, तो संस्कृत में देखिए ये ऊपर के दोनों चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये दोनों चैप्टर आपके महत्वपूर्ण है, दोनों चैप्टर पे पर्याप्त फोकस दीजिएगा। इसके बाद जातक कथा। जातक कथा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2022 में लगातार प्रश्न जातक कथा से पूछा है, मॉडल पेपर में भी एक स्टेंजा जातक कथा का दिया हुआ है, ये ले लीजिएगा। फिर महामना मालवीय आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। गद्य से अगर आपको उठाना है संस्कृत भाषा या महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, महामना मालवीय। और जहां तक बात करेंगे पद्य की, तो पद्य में आपके पास यदि साहित्यिक हिंदी के हैं तो नृपति दिलीपः और सामान्य हिंदी के हैं तो सुभाषित रत्नानि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये संस्कृत के हैं। इतना अगर संस्कृत में पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब बताइए आज का सेशन कैसा रहा? अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। और दूसरी चीज़, मैं बड़े विनम्रता से बड़ी जिम्मेदारी से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि किसी का नुकसान करना, किसी का फ़ायदा करना, लेकिन ये जो आज का जो सेशन है ना, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे ना तो हम सबकी इज्जत बढ़ेगी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन सारे टिप्स पे बाकायदे विश्वास करेंगे। रविकांत सर के चेले हैं, ऐसे हवा में छोड़ नहीं सकते। मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरी बात नहीं काटेंगे। तो प्लीज़ इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट बताया उसको किताब में निशान बना लीजिएगा और निशान बना के उस पर काम करिएगा। मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हम सभी 95, 98, 99 तक पहुँचेंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के सहित मैं रविकांत मैत्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।